हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा आजकल हमारा जब बातचीत का कोई टॉपिक होता है, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट पे, तो हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करते हैं कि लगातार रियल एस्टेट महंगा होता जा रहा है, लगातार हमारे अपार्टमेंट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। हम ये एक जनरलाइज और बिल्कुल जनरल कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये प्रॉपर्टी के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारे जैसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जो आपको आज डिटेल में बताएंगे कि क्यों लगातार प्रॉपर्टी के प्राइस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। हमने मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ों में डिवाइड करा है, जो रीजंस हैं जो प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने वाले। एक कुछ विजिबल फैक्टर हैं, एक कुछ इनविजिबल फैक्टर हैं। पहले हम जो इनविजिबल फैक्टर्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, फिर हम विजिबल फैक्टर्स पे बात करेंगे और लास्ट में हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि जो प्रॉपर्टी के प्राइस या जो आप प्रॉपर्टी के लिए पैसे दे रहे हैं वो किसकी पॉकेट में कितना जा रहा है। हम जब बात करते हैं नॉर्मली तो हम कहते हैं कि बिल्डर ने प्राइस बढ़ा दिया। सिर्फ अकेले बिल्डर की गलती नहीं है या बिल्डर ही उसमें पीछे अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करेंगे। एक तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में मेजर टाउन्स की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो गिनती के 5-6 ऐसे शहर हैं जहां पर आपको अच्छे जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे और उन जॉब्स की वजह से पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग क्लास है, वो माइग्रेट होती है इन सिटीज़ में, जैसे कि गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और आपका एमएमआर, और आप कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर, इसमें नोएडा भी है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग इस तरफ माइग्रेट होते हैं तो उनको घरों की भी ज़रूरत होती है, और जब घरों की ज़रूरत होती है तो प्रॉपर्टी के प्राइस लगातार, डिमांड सप्लाई का, इकोनॉमी का एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है कि जो भी इम्बैलेंस होता है डिमांड सप्लाई में, प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। आपने देखा होगा, मैं बहुत ही एक बेकार सा एग्जांपल ले रहा हूँ पर आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा अनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। एक रीज़न तो ये है। इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पे भी धीरे धीरे साथ के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें यूएस की या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पर एक देश में 10, 20, 50, 100 इतने बड़े बड़े टाउन्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिटी हैं जहाँ पर माइग्रेशन होती है पॉपुलेशन की, वहाँ के पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ ही शहरों तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर आप देखोगे कि कई बार कंपैरिजन भी होता हुआ आपने देखा होगा कि यूएस में और गुड़गांव के प्रॉपर्टी के प्राइस में अक्सर कंपैरिजन होता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी सस्ती है। उसकी वजह यही है, वहाँ पर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन तक ही ये चीज़ें सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत कुछ करने के लिए है। तो वहाँ पर अलग अलग शहरों में अलग अलग डिमांड होती है, कुछ शहरों तक सीमित नहीं होती है। अब इसमें दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा इसमें बड़ा फैक्टर है कि हर कोई आज के टाइम पर जिसके पास पैसा है वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाह रहा है। और अगर हम बात करें गुड़गांव की, हम टेम्पलेट के तौर पे मेजरली गुड़गांव की बात करेंगे। वो हमारे जो बाकी शहरों के मैंने नाम लिया है, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट होता है। गुड़गांव में मेजरली कहाँ से लोग अपना शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके पास बिजनेस है बड़े, जिनके पास पैसा है, एफिलेंट क्लास है, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उनके पास नॉर्थ इंडिया में अगर कोई शहर दिखता है तो वो गुड़गांव और उसके बाद नोएडा है। इस तरह हम बात करें मिडिल इंडिया की, यानी हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो उधर भी आपको कोई बड़ा शहर नहीं नज़र आता। दूसरी तरफ हम बात करें ईस्ट इंडिया की, तो वहाँ से भी हम गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, इधर पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है या थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है, तो उनके पास ले देकर ऑप्शन क्या है, गुड़गांव। इसलिए आपने देखा होगा कि गुड़गांव में लगातार जो लग्जरी प्रॉपर्टी हैं वो लगातार एक के बाद एक लॉन्च हो रही हैं और वो बिकती भी हैं। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता है, हमारे पास बहुत कमेंट भी आते हैं, हमारी वीडियोस पे आप कई बार अपना गुस्सा भी निकालते हो कि इन घरों को कौन खरीद रहा है, बिल्डर क्यों इतने महंगी प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहा है, आखिर कौन खरीद रहा है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये खरीदने वाले लोग कौन हैं।
एक चीज़ तो ये है। अब समझ लेते हैं दूसरी कुछ चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। जी हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है इंडिया में, और ख़ास तौर पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं इनमें प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने में। आपने सुना होगा और अक्सर आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी इस तरह की आपने पढ़ा होगा कि आता रहता है कि डीएलएफ, जी हाँ, इंडिया का जो सबसे बड़ा डेवलपर है, उसकी कई बार जो प्रॉपर्टी लॉन्च होती है या अक्सर कोई प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, वो डेटा के साथ बताते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उसमें एनआरआईज का कितना बड़ा शेयर है। डीएलएफ का पिरवाना नॉर्थ के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसमें उन्होंने ये ऑफिशियली डेटा दिया था कि इसमें जो टोटल उनकी इन्वेंट्री 1000 के आसपास इन्वेंट्री थी, यानी अपार्टमेंट थे, उसमें जो बाय करने वाले थे वो 25% एनआरआईज थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी डिमांड एनआरआईज की भी आ रही है। इस वजह से भी आप देखेंगे कि इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी, हाई एंड प्रॉपर्टी लगातार प्राइस बढ़ने के बाद भी बिक रही है। अब इसको समझ लेते हैं एनआरआईज का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर वो ट्रेडिंग में स्टॉक्स में जाएंगे, डाउ जोन्स में जा सकते हैं, निक्की में जा सकते हैं, बीएससी में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब रियल एस्टेट की बात आती है तो उनके पास इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो दुबई को छोड़कर, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो, वहाँ बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइस में इस तरह का एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलता। तो और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने 40s में हैं, अर्ली 50s में हैं, रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ पर आप वापस अपने इंडिया में आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जिनके पेरेंट्स छोटे छोटे शहरों में, वहाँ उस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उस तरह की एम्यूनिटीज़ नहीं है। वो उन अपने पेरेंट्स का, अपने जो उनके गार्डियंस हैं, उनकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए बड़े शहरों में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, ताकि उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स अच्छे से रह सकें, और जब वो आएँ इंडिया में तो उनको भी कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। जिस लिविंग स्टैंडर्ड के साथ वो बाहर रह रहे हैं, उनको वो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ मिल सके, वो मेट्रो सिटीज़ में ही मिलता है। तो इस वजह से एनआरआईज का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये डिमांड कहाँ से आती है। अभी तो मैंने इस वीडियो में शुरुआत की, अभी तो मैं जो विजिबल फैक्टर्स हैं उस पर भी आऊँगा, उसके बारे में भी बात करूँगा। मैंने जैसा कि बताया, इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। कल को अगर आपके सामने कोई सवाल करता है कि प्रॉपर्टी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप बड़े अच्छे से ये एक्सपर्ट के तौर पे रिप्लाई कर पाएंगे कि हाँ, आपके पास सॉलिड रीज़न है बताने का, एनालिसिस करने का कि प्रॉपर्टी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। एक बड़ी चीज़ और है, हमने गुड़गांव जैसे शहरों को कॉस्मोपॉलिटन इमेज बनाने की कोशिश करी है इन शहरों की, कि इनको कॉस्मोपॉलिटन बनाया जाए। इस वजह से यहाँ पर जो एफएसआई है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, उसका मोस्टली यूज़ लग्जरी प्रॉपर्टी में हो रहा है। तो लग्जरी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े साइज़ के अपार्टमेंट आ रहे हैं, जो अफोर्डेबल अपार्टमेंट, जो प्रीमियम अपार्टमेंट आने थे, एफएसआई उसमें यूज़ ही नहीं हो रहा है। वो एफएसआई इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट में यूज़ हो जा रहा है, जिस वजह से जब बड़े साइज़ का लग्जरी अपार्टमेंट आता है तो उसका जो प्राइस होता है वो कंपैरेटिवली प्रीमियम अपार्टमेंट, अफोर्डेबल अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही बताएं, क्योंकि हम गुड़गांव को एक टेम्पलेट मान के चल रहे हैं कि 2025 में कितने अफोर्डेबल आए हैं। मुझे जहां तक याद है कि एक भी अफोर्डेबल अभी तक नहीं आया है। 2024 में भी शायद 2-3 अगर आए थे तो आए थे, वो सोना में आए थे। 2025 में सुनने में आ रहा है रेवाड़ी में आ रहा है, गुड़गांव में कोई अफोर्डेबल नहीं है। 2022-23 में काफ़ी अफोर्डेबल आते थे, और तब आपको भी ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं लगती थी, और प्रीमियम भी कई वहाँ प्रोजेक्ट उस टाइम पर आए थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आशियाना था, हीरो होम्स था, शाहपुर जी था। तो इस तरह के प्रीमियम प्रोजेक्ट भी अब आने बंद हो गए। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मानेसर की तरफ इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगला आप जो बूम देखेंगे या इस तरह का प्रीमियम सेगमेंट में देखेंगे लॉन्चिंग, वो मानेसर में देखेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुड़गांव छोड़ के मानेसर कौन जाएगा। तो बिल्डर को मानेसर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। अगर बिल्डर यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में लेकर आएगा और कम प्राइस में लॉन्च करेगा तो उसको उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं अर्न हो पाएगा, तो वो इसलिए नहीं लेकर आ रहा है। एक बड़ा फैक्टर और है ब्लैक मनी। जी हाँ, ब्लैक मनी कोई काला धन, कोई काले रंग का पैसा नहीं। ब्लैक मनी नॉन टैक्सेबल इनकम, आम भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो उसका भी काफ़ी इन्फ्लक्स है रियल इस्टेट में, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, बिजनेसमैन हों, पॉलिटिशियंस हों, वो भी काफ़ी रियल इस्टेट जो एसेट है इस क्लास में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्लैक मनी को वो भी काफ़ी फ्यूल करती है रियल इस्टेट को प्राइस को बढ़ाने में। एक और बड़ा रीज़न है गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में, वो है ट्रांसफ़र फ्री। जी हाँ, नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले
आप देखोगे कि 3 से 4 बार उसका इधर से उधर फ्लिप हो जाती है। इन्वेस्टर इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करता है कि 30% मैं डालूंगा उसमें और उसमें मेरे को एप्रिसिएशन मिल जाएगा और फ्लिप करके मैं दूसरी प्रॉपर्टी में लगा दूंगा। कुछ तो इस तरह के लोग हैं जो मान लीजिए जिनके पास 5 करोड़ है, वो 25 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, फिर उसको फ्लिप करने की कोशिश करते हैं कि उसको बढ़े हुए प्राइस पे बेच दें। ये बिल्कुल अलग मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल अलग इकोनॉमिक्स है, अलग गणित है। इस पर किसी और दिन बात कर लेंगे, ऐसा हो भी पाता नहीं हो पाता। लेकिन ये प्राइस को बढ़ाने में एक बड़ा रीज़न तो है ही, एक बड़ा फैक्टर तो ये है ही कि एक आदमी जिसकी कैपेसिटी 1 या 2 प्रॉपर्टी बाय करने की थी, वो 5-5 प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, यानी वो डिमांड को बढ़ा रहा है। डिमांड को बढ़ा रहा है, बिल्डर के पास मैसेज जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी बिक रही है। प्रॉपर्टी बिक रही है तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, एज इन्वेस्टर के तौर पर बिल्डर को भी लगता है कि मैं इसको आगे, इसने मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करी है, इसके पैसे में बढ़ाऊँ, इसको एप्रिसिएशन दूँ, तो अगली प्रॉपर्टी वो लॉन्च करता है या अगला फेज लॉन्च करता है, वो महंगा लॉन्च करता है। तो ये साइकिल लगातार चलता जा रहा है, इसलिए भी प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे विजिबल फैक्टर्स पे कि क्यों प्रॉपर्टीज़, क्यों आपका रियल एस्टेट इतना महंगा होता जा रहा है। उसके लिए अकेला सिर्फ और सिर्फ बिल्डर ही जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट भी उसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करती है प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने में। अब हम उस पर आ ही रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है लैंड। जी हाँ, किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल होता है, उसी से उसका प्राइस आपको पता तय होता है। आप अच्छा फैब्रिक लेंगे, फिर उस फैब्रिक का आप कपड़े बनाएंगे, तो वो अगर महंगा फैब्रिक है तो आपके कपड़े ऑब्वियसली महंगे होंगे, आपके क्लोथ, आपकी ड्रेस महंगी होगी। सस्ता फैब्रिक यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें सस्ती होंगी। तो अब हम समझ लेते हैं रियल एस्टेट में क्या क्या रॉ मटेरियल है और वो किस तरह से महंगा हो रहा है और किस तरह से वो फ्यूल कर रहा है प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड। इसको मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि किस तरह बिल्डर भी मजबूर है कि प्रॉपर्टी के प्राइस वो बढ़े हुए लेकर आए और इतने महंगे लेकर आए। अब आप यहाँ बिल्कुल ये मत समझ लेना मैं बिल्डर की तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ या उसको कहीं सेव कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एज इट इज़ जो है वो चीज़ें रख रहा हूँ, वो आप आगे जाके खुद से डिसाइड करें कि जो चीज़ें मैंने रखी हैं उसमें कहाँ पर कहीं भी आपको अगर लगता है कि नहीं मैंने ये चीज़ छोड़ दी है, तो इनबॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय, अपना फीडबैक ज़रूर दें और आप ये भी बताएं कि कैसे प्रॉपर्टी सस्ती हो सकती है। क्या पता आप कुछ बेहतर उस तरह के फीडबैक दे सके, सजेशन दे सके, हम उसको भी ले लेंगे, उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो मैं लैंड पे आ जाता हूँ वापस। लैंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ 3 साल, 2022 में मैं बात करूँगा 106 सेक्टर की द्वारका एक्सप्रेसवे पे। वो ऐलान वहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो उसका आपको पता है लेकर आया है, प्रेसिडेंट है, एम्परर है, उसमें नए नए फेज लेकर आ रहा है। उन्होंने 40 एकड़ लैंड बाय किया था 580 करोड़ में। उसमें 14.5 करोड़ रुपए का पर एकड़ ऐलान को लैंड पड़ा था। तो उसी हिसाब से उसने वो 13,000 के आसपास अपना लॉन्च किया था। फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़े, अब उसने कुछ और प्राइस पे लॉन्च किया है क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़े, तो उसने भी अब मार्केट के प्राइस के हिसाब से अपनी लॉन्च करेगा। अब लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। यहाँ पर मैक्स एक डेवलपर है, उसने 7.5 एकड़ के आसपास अप्रॉक्स में बता रहा हूँ लैंड बाय किया है और उसके लिए उसने 530 करोड़ रुपीस पे करे हैं जिससे लैंड बाय किया है। अब आप समझ लीजिए वहाँ पे 40 एकड़ लैंड मिला था 14.5 करोड़ के हिसाब से, यहाँ पर 70 करोड़ प्लस 1 एकड़ के लिए पे करना पड़ा है। जब बिल्डर एक जगह 14 करोड़ रुपए में लैंड बाय करके प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है तो वो 13,000 रुपये में आपको दे सकता है। जब बिल्डर ही रॉ मटेरियल यानी जो लैंड है उसको 70 करोड़ में पर एकड़ बाय कर रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर 14-15 हज़ार रुपये में आपको कोई प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो भूल जाइए, प्राइस आपको कम देखने को नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है नियर फ्यूचर में भी ये प्राइस कम होने नहीं जा रहा है। स्टैग्नेशन आ सकता है, आ जाएगा, प्राइस वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन आप सोचें कि 20%, 40%, 50% मार्केट बिल्कुल टूट जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे, तब हम ये प्रॉपर्टी बाय करेंगे। आप किसी से बाय कर लेना, मैं यहाँ कोई पिचिंग नहीं करना कि आपको मेरे से बाय करना है। मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ, गणित समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टी के प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट सोचने लगते हैं कि नहीं मैं आपको किसी और तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ और गोल बता रहा हूँ मैं। वो कुछ बताने की मेरी कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2021-22 से 25 तक वेट करते रह गए कि हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे, सस्ती होगी सस्ती होगी, और प्रॉपर्टी कभी सस्ती नहीं हुई। आपने लैंड का तो ये इकोनॉमिक्स समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा बड़ा फैक्टर है लेबर कॉस्ट और प्रॉपर्टी को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है। सीमेंट है, स्टील है, मार्बल है, आपका टाइल्स हैं, सैनिटरीज है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो आप सोचिए कि 2022 में, हम 2003 साल पहले का एग्जांपल लेके चलेंगे, 2000 में उनका क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है। इन्फ्लेशन के साथ साथ उनका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने घर में छोटा मोटा किसी ने काम कराया होगा तो आपको पता होगा कि 3 साल पहले वो चीज़ कितने की आती थी, आज वो चीज़ कितने की है। दूसरा लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों की जिस तरह आपकी भी सैलरी बढ़ती है तो लेबर को भी लगता है कि 3 साल हो गए हैं, पहले वो 2000 रुपये लेते थे पर डे, अब 2200 लेने लगे, 2500 लेने लगे। मनरेगा है, उनके पास ऑप्शन आ गए हैं। बहुत सारी लेबर तो जल्दी से अब आती नहीं है क्योंकि उनको उनके गाँव में मनरेगा का ऑप्शन मिल जाता है, 100 दिन का काम मिल जाता है। कुछ वो खेतों में काम कर लेते हैं तो उनको लगता है दूसरे शहरों में क्यों जाएं, कुछ उन्हें अच्छा पैसा मिले तभी वो अपने शहरों को, अपने गाँव को छोड़ के शहरों में आते हैं। तो अगर लेबर को अच्छा पैसा पे नहीं करेगा बिल्डर, तो लेबर अपने गाँवों से निकलने वाली नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखोगे इसकी और दिक्कत होने वाली है। तो ये भी दूसरा बड़ा फैक्टर है। आप मेरे को ये बताइए, लैंड सस्ती हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता, और ना ही होने वाली है। वो भी लैंड सस्ती नहीं हो रही है। दूसरे फैक्टर पे आ गए लेबर कॉस्ट, और जो रॉ मटेरियल है, सीमेंट वगैरह, स्टील वगैरह है। सीमेंट में 18% का हो गया, मुझे बताया 28% से जीएसटी, बट बाकी चीज़ों में तो जीएसटी उतना ही लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्डर वो आपको पास ऑन करेगा 10% जो उसको सस्ता सीमेंट मिल रहा है, क्योंकि अगर 20% महंगा भी हो जाता तो आपने 2 साल पहले जो प्राइस लॉक किया था, आपको उसी पे वो चीज़ दे रहा था, तब उसको जो बेनिफिट मिला है मुझे लगता नहीं वो आपको पास ऑन करेगा। अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्डर का मार्जिन। जी हाँ, बिल्डर भी अपना मार्जिन बढ़ा चढ़ा कर रखता है, खूब एक बार में चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं निचोड़ लूँ। और बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट, अपना कंपनी इसीलिए स्टार्ट की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। आप भी किसी जॉब में काम करते हैं, किसी कहीं वर्किंग है, तो आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं थोड़ा आपको प्रमोशन मिलता है तो आप भी स्विच कर जाते हैं। पैसे के लिए सब काम करते हैं, चैरिटी के लिए कोई काम नहीं करता। तो बिल्डर भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्डर का बहुत बड़ा मार्जिन होता है, कोई कम मार्जिन नहीं होता। फिर बिल्डर की भी कॉस्ट भी होती हैं। आपके लिए स्पेशल सेल्स गैलरी, बहुत सारे लोग तो सेल्स गैलरी देख के ही प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं कि उस बिल्डर ने तो अच्छी सेल्स गैलरी नहीं बनाई, प्रोजेक्ट अच्छा कैसे बनाएगा। तो उसको एक अच्छी सेल्स गैलरी भी मेंटेन करनी होती है, उसमें स्टाफ भी रखना पड़ता है। और वहाँ पर आपके स्नैक्स के लिए, आपके ड्रिंक्स के लिए, जो वहाँ पर वेट, जो वहाँ पर उसने सर्विस ली हुई है, वो 5 स्टार होटल से वो सर्विस लेकर आता है आपको सर्व करने के लिए। उसके साथ साथ उसको ब्रोकर्स को, कंसल्टेंट्स को भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। वो 2 से 5% कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा बिल्डर की मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उसका मार्जिन भी है। तो इतना बड़ा चंक है बिल्डर का, और बिल्डर वो किससे निकालेगा? वो आपसे निकालेगा। अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, अभी और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो रह गई थी, मैं फिर से उसको ऐड कर देता हूँ। बिल्डर जब लैंड बाय करता है तो उसके ऊपर लाइसेंस भी लेता है, उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट का वो लेआउट है उसको पास भी कराता है, बिल्डिंग प्लान। उसके अलावा उसको फायर एनओसी, उसके अलावा उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फीस भरनी पड़ती है। और इस फीस के ऊपर उसको चढ़ावा, मिठाई भी चढ़ानी पड़ती है। ये बिल्कुल आप सबको पता है, आप भी काम करवाते हैं सरकारी सिस्टम में। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी? वो सब आपके कॉस्ट में, आपकी प्रॉपर्टी के कॉस्ट में वो चीज़ें ऐड होती हैं। ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। अब एक और बड़ा विलेन है आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने वाले में, उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपने भी नहीं सोचा होगा, वो है गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये वही हैं। ये सारे पैसे किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अलग अलग लाइसेंस फीस के गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। उसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, डायरेक्ट आपको 5% जीएसटी भी देना पड़ता है। क्या इस जीएसटी को ज़ीरो नहीं किया जा सकता? उसके अलावा आपको ईडीसी भी देना पड़ता है, 200 से 300 रुपये तक ये ईडीसी होता है। उसके अलावा जब आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है, आप उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, आपको स्टैंप ड्यूटी के तौर पे 5 to 7% देना पड़ता है। यानी अगर आप मान के चलिए कि 6% आपने स्टैंप ड्यूटी का दिया, 5% आपने जीएसटी का दिया, आपका हो गया 11%। 1% आपका लेबर वेलफेयर सेस भी जाता है जो बिल्डर को देना पड़ता है, 12%। मोटा मोटा अगर इसको गवर्नमेंट हटा दे, 2% अगर स्टैंप ड्यूटी रख ले, तो कितना फ़ायदा हो सकता है? डायरेक्ट 10% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट अपने टैक्स कम नहीं करती है, और उसके अलावा लाइसेंस फीस अलग अलग हो गया, तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट की जेब में 25% आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो जाता है। जी हाँ, मान लीजिए आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय की है, तो उसमें से 50 लाख टैक्स के तौर पे और अलग अलग फीस के तौर पे
गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फिर आपने प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया, मेंटेनेंस के तौर पे अगर आपका 7,500 से ज़्यादा का मेंटेनेंस है तो उस पर भी GST 18% लगता है, वो भी आपको अलग से देना पड़ता है। हाउस टैक्स आपको देना पड़ता है। तो आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस को बढ़ाने में गवर्नमेंट का भी उतना ही रोल है, सिर्फ अकेला बिल्डर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज़ें मुझे लगता है आपको पता तो होंगी, लेकिन आपने कभी इस तरीके से सोची नहीं होंगी। तो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग रहा होगा कि जो लैंड ऑनर है, जिससे लैंड बिल्डर बाय कर रहा है, उसकी जेब में कितना जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब में कितना जा रहा है, बिल्डर के पास कितना जा रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने में पूरी की पूरी जिम्मेदार है। अगर ये टैक्स कम होता है, बिल्डर का मार्जिन अगर फिक्स कर दिया जाए गवर्नमेंट की, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलें कि वो 10% से ज़्यादा अपना मार्जिन या 5% ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकता। अभी मान लीजिए 15% ले रहा है, तो 10% मार्जिन वो आपको पास ऑन हो जाए, 10 से 15% गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है वो आपको पास ऑन हो जाए, तो 20 से 25% तो प्रॉपर्टी आपकी वैसे ही सस्ती हो गई। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी कभी सस्ती होगी तो इन वजहों से होगी, और मुझे कोई रीज़न नज़र आता नहीं है कि प्रॉपर्टी हाल फिलहाल में फ्यूचर में भी सस्ती होने जा रही है। तो ये आज आपके सामने मैंने रखने की कोशिश करी है, कुछ चीज़ें बताने की कि क्यों प्रॉपर्टी के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नियर फ्यूचर में भी वो बढ़ेंगे ही। पिछले दिनों सिलिकॉन वैली के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मैंने बात सुनी, उनकी कन्वर्सेशन सुनी, उसमें भी रियल एस्टेट एक बड़ा हॉट टॉपिक था। उसमें भी यही बात हुई कि क्या रियल एस्टेट फ्यूचर में उसके प्राइस कम होने वाले हैं, डाउन होने वाला है। तो उनकी भी ये प्रेडिक्शंस थी, वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर्स थे, कि रियल एस्टेट के प्राइस इंडिया में तो कम होने नहीं जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कैसे रियल एस्टेट के प्राइस कम हो सकते हैं? मैंने ये कुछ ऑप्शन बता दिए, आपको कुछ और ऑप्शन समझ में आता है, कुछ आपके सजेशन है, नीचे फीडबैक में कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोग अवेयर हों, लोगों को पता लगे आखिर क्यों प्रॉपर्टी के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूं। थैंक यू।